ओके, आवाज आ रही है? ठीक है। ओके, सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार और आप सभी लोग देख रहे हैं हिस्ट्री बॉय चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी पैदा करते हैं। पिछले वीडियो में पॉलिटी के हमने पढ़ लिया था, कहां तक भाई, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों के बारे में बातचीत हो गई थी हमारी। आज के इस वीडियो में पार्ट नंबर 4, यानी कि वीडियो का पार्ट नंबर 4 नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 4, जो कि रहेगा हमारा किस पे, डीपीएसपी पे। डीपीएसपी का देखिए बेसिक अगर मैं मोटा मोटा बताना चाहूँ तो जैसे कि आपको कुछ एक क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी है, संविधान ने आपको ड्यूटीज दे रखी है। जैसे कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको अपने बच्चे को कम से कम 6 से 14 साल की शिक्षा आपको देनी ही देनी है। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ही करना है और अपने झंडे, राष्ट्र ध्वज का क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, राष्ट्रीय गान का रिस्पेक्ट करना है। ये सारे क्या है, आपकी ड्यूटीज हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब पुलिस आपको उठा ले जाएगी या कुछ, समझ लो। मीन्स ऐसे काम जो आपको करने चाहिए, अच्छे काम है, पर जरूरी नहीं कि आप हमेशा करें, लेकिन आपको करने चाहिए। यानी ड्यूटीज की तरह से आपको दे रखी हैं, वो सभी क्या हो जाती हैं, आपके समझ लीजिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए। उसी तरह राज्य को यानी स्टेट को, स्टेट वो वाला स्टेट नहीं, यूपी बिहार वाला, पिछले वीडियो में बताया। स्टेट मीन्स कोई भी ऐसी चीज या संस्था जो कि अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो, जैसे रेलवे हो गया, एसबीआई हो गया, और भी आप अपना अपना स्कूल खुद का देख सकते हैं, वो भी एक स्टेट है खुद में। तो स्टेट के लिए क्या दिया है, संविधान ने कहा है स्टेट को ये चीजें कि भैया ऐसा ऐसा आपको करना है। अब स्टेट करता है नहीं करता है उससे उसका मतलब कोई वो नहीं कि न्यायालय में आप कोर्ट में चले गए, अरे संविधान ने तो ये स्टेट को काम दिया है लेकिन ये स्टेट कर नहीं रहा है। स्टेट अगर चाहे तो इसमें से कोई काम कर भी सकता है, नहीं भी। स्टेट सरकार भी हो सकती है, सरकार भी क्या होती है, खुद के नियम कानून सांसद वगैरह बनाते ही हैं वैसे भी। तो क्या आर्टिकल 36 से शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले स्टेट की परिभाषा दे रखी है भाई। आपको पता है स्टेट होता क्या है, कोई भी संस्था जो कि अपने खुद के नियम कानून बनाने के लिए क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो। आर्टिकल 37 में बोला है कि वाद वाद योग्य नहीं है ये, मतलब डीपीएसपी जो है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर स्टेट पॉलिसी, ये जो है ये आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते कोर्ट में जाके इसके खिलाफ कोई लीगल केस वगैरह की हमको सरकार की तरफ से ये चीज नहीं मिल रही है जबकि ये तो संविधान ने कहा हुआ है। हाँ कहा है, ठीक है, पर कोई ऐसा नहीं, इसको फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं दे दिए गए हैं कि आपके मूल अधिकार हैं, अगर नहीं मिले तो फिर संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट आपकी रक्षा करेगी आपके अधिकारों की, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये अच्छी चीजें, ऐसा नहीं कि बुरी चीजें यहाँ पे कुछ दिया है, लेकिन अगर नहीं करता है तो कोई वो नहीं। अब इतनी बार बोल दिया, अब तो समझ गए होगे। आर्टिकल 38 क्या बोलता है भाई, कि सरकार जनता का कल्याण करेगी। जैसे आपने राशन कार्ड देखा होगा और भी कई तरीके के, जैसे ग्रीन कार्ड वगैरह वगैरह, ये सरकार क्यों इंट्रोड्यूस करती रहती है, क्योंकि संविधान ने उन्हें क्या कहा है कि सरकार क्या करेगी, जो पब्लिक है उसके लोक कल्याण के लिए कार्य करती रहेगी। और हालांकि संविधान बहुत कुछ कहता है पर सरकार पूरी चीजें नहीं फॉलो करती है, आपको भी पता है। ठीक है। 39 क्या कहता है, आर्टिकल 38 मतलब समझ गए, लोक कल्याण के लिए क्या करेगी, काम करेगी। आर्टिकल 39 करता है इक्वल वर्क इक्वल वेजेस, मैन हो चाहे वुमेन हो, चाहे मतलब लड़की हो या लड़का हो, मैन हो, समझ गए होगे। तो अगर काम समान है, मतलब जो वर्क है वो सेम है, तो उनकी जो सैलरीज होंगी वो भी सेम होंगी। ऐसा नहीं कि लड़की है तो उसको पैसा ज्यादा मिलेगा या फिर लड़का है तो उसको सैलरी ज्यादा होगी, ठीक है ना, ये चीज। हाँ लेकिन ये डीपीएसपी के लिए बोल रहा हूँ, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीजें नहीं। संविधान किसको ये काम देता है, ये स्टेट को, समझ गए ना। कोई मान लो कल को तुम ऑफिस खोल लेते हो, वहां पे लड़कियों की सैलरी बढ़ा देते हो, मान लीजिए एयर स्पेस है, एयर इंडिया, वहां पे जो वो होती है क्रू मेंबर्स होते हैं, उनमें मेनली लड़कियों को ही लिया जाता है एरोप्लेन वगैरह में, क्योंकि उनका वेट कम होता है, बाकी थोड़ा समझते होगे। तो वहां पे देखो, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, पर आप ये नहीं क्लेम कर सकते हो कि भाई वहां पे लड़कियों की सैलरी ज्यादा है, लड़कों को तो लिया ही नहीं जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज, आर्टिकल मूल अधिकार के साथ हनन हो रहा है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है ये जितनी भी चीजें हैं ये स्टेट के लिए निर्धारित की गई। अगर स्टेट ऐसा कुछ गलत काम करता है तो फिर क्या होगा, उस पर रोकथाम होगी। हाँ हालांकि अगर आपके मूल अधिकार कोई भी छीनता है, तो चाहे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बंदा हो या खुद सरकार हो, आप सीधे रिट जारी करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 का प्रयोग करके और 226 का प्रयोग करके, अगर कभी भी आपके मूल अधिकार क्या होते हैं, हनन होते हैं। समझिए, इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, ये केवल सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए है, प्राइवेट में कोई मत इसको लगाने लगना, ठीक है। ओके। 40 में भाई पंचायत का संगठन, ये क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 40 में। पंचायत का संगठन के लिए क्या बोला गया था शुरुआत में, क्योंकि देखो देश आजाद हुआ था, इतना पैसा नहीं था किसी के पास, तो ये सभी चीजों को जो मेन जरूरत की थी कि पब्लिक को, हाँ ये चीजें हमें प्रोवाइड करना है, पर अब उस समय डायरेक्टली उसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, इन सेक्शंस को डीपीएसपी में डाल दिया कि ठीक है,
जैसे जैसे सरकार के पास जिस स्टेट में पैसा आता जाएगा, धीरे धीरे इन सभी चीजों को वो लागू करेंगे। ठीक है, तो पंचायत को क्या हुआ, सबसे पहले राजस्थान में भी राजस्थान के गांव में पंचायत संगठन देखने को मिला था। आर्टिकल 40 को क्या किया गया था, संविधान संशोधन बिल के तहत लागू कर दिया गया था। हालांकि जो शेड्यूल है, शेड्यूल 11, उसमें भी पंचायत के बारे में आपको बताया था मैंने। ठीक है, 41 सरकारी सहायता, मीन्स जो राज्य होगा या स्टेट, ये राज्य वो राज्य नहीं, फिर से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो जो राज्य होगा या स्टेट होगा वो क्या करेगा, सरकारी सहायता करेगा जो उसके यहाँ काम कर रहे होंगे। इसीलिए देखिए, आप पेंशन, आपको पता होगा पेंशन स्कीम मिलती है, या कई तरीके की मेडिकल अलाउंस मिलते हैं, सैलरी में भी बढ़ोतरी मिलती है। तो ये क्या है, सरकारी सहायताएं हैं। किसके लिए, जो राज्य के अंडर काम कर रहे हैं। एक ये काम ये मतलब किसको सौंपा गया है कि ये काम राज्य करेगा। अभी तो नहीं कर सकता, इसलिए इसको डीपीएसपी में डाल दिया कि भैया कल को जब हो जाए तुम्हारे पास पैसा तो करना, लेकिन अगर नहीं करोगे तब भी तुम भी बाध्य नहीं होगे। लेकिन हाँ, अब ये चीजें करने लग गई सरकारें। क्यों, वोट, वोट देखो बहुत बलवान चीज है। अगर वोट कमाने के लिए सरकार बहुत अच्छा अच्छा काम भी करेगी, लेकिन वही है, वोटर्स पढ़े लिखे होने जरूरी है। ठीक है, वोट्स के लिए आप सोच नहीं सकते क्या हो जाएगा, ये लंदन बन जाएगा आपका इंडिया। पर वही है, वोट आप कैसे, मतलब वही है ना कि बोलते हैं क्या कि एजुकेशन है, पर एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और एक नॉर्मली जो इसने डिग्री ले ली है, दोनों में फर्क होता है। उसी टाइप से एक होता है वोट आप दे देते हैं, ठीक है, एक होता है आप समझदारी से वोट अपना दे रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यही डिफरेंस है, वही एजुकेटेड और बस डिग्री वाला एजुकेटेड। ठीक है, यही डिफरेंस है। हालांकि वोट दोनों दे रहे हैं, समझ रहे हो, पर फर्क है। 41 में क्या है, सरकारी सहायता बता दिया। 42 में कहता है न्याय संगत कार्य के लिए मनोचित दशा, मीन्स की मान लो कोई विकलांग बंदा है या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, इन सभी टाइप के जो लोग होंगे, मान लो जो वर्क कर रहे हैं, उनके लिए कुछ क्या होगा, थोड़ा सा रिजर्वेशन टाइप कह सकते हो, या फिर थोड़ा सा कुछ चीजों में फ्री हो जाएगा। मतलब कुछ काम उनसे क्या होगा, कम करवाएंगे और उनको वेजेस उतनी मिलेंगी जितनी कि नॉर्मल आदमी को मिलता है। हालांकि ठीक भी बात है, मान लो वुमेन है तो उसको, प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो 5-6 महीने लास्ट के जो होंगे उसमें नहीं काम वाम कर पाएगी, तो उसके लिए उसको लीव मिलनी चाहिए, साथ साथ सैलरी भी साथ साथ उसको मिलनी चाहिए। अच्छी चीजें, कोई बंदा विकलांग है बेचारा तो उसके लिए भी सहायता बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अलग से यहाँ पे रख रखा गया है, किसमें, आर्टिकल 42 के अंदर ये चीज दे रखी है कि भैया सरकार ये सब काम करना, मतलब सरकार ही नहीं, राज्य, कोई भी राज्य हो सकता है इवन। ठीक, तो राज्य को ये भी काम दिया गया है कि अगर कोई ऐसा होता है आपके यहाँ, तो आपको क्या करना है, न्याय संगत काम करना है। वहां पे मतलब न्याय करना है, ना कि ये सोचो अरे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये राइट टू इक्वालिटी करने के लिए अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लगता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाता है। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है, आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, ओके भाई। आर्टिकल 43 क्या कहता है, निर्वाह योग मजदूरी। इसका मतलब सिंपली यही है कि भैया इतना सैलरी तो राज्य का काम है देना ही है, जितने में जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं उसका मतलब मजदूरी निकल जाए, मीन्स की सरकार उसका खर्चा चल जाए। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट लोग होते हैं उनकी जो सैलरी होती है हर साल इंक्रीमेंट होता है। क्यों, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है, थोड़ा सा महंगाई बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से क्या होती है, सैलरी भी इम्प्रोवाइज होती है और फिर बढ़ा के सरकार सैलरी देती है अपने जो भी सरकारी उस काम कर रहे होते हैं उनके अंडर। ठीक है, तो ये उसी वजह से, आर्टिकल 43 की वजह से याद रखना, उतनी सैलरी आपको मिलेगी जितने में आपका गुजारा हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि अब तुमसे पूछ के दिया जाएगा, एक एवरेज निकाला जाता है, उसके हिसाब से फिर सभी की सैलरी रहती है। ठीक है, इस समय अगर कांस्टेबल की बात करें अगर आप, तो 21,700 समथिंग कुछ करके बेसिक पे होता है, उसके बाद अलाउंस वगैरह मिला के, तो ये चीज एक डेफिनेट फिक्स है। ये किसने फिक्स किया होगा, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड्स वगैरह होते हैं वो सब फिक्स करते हैं सैलरी की, भाई हम इतनी देंगे, और फिर इसमें इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो अगर ये चीज ना होती, आर्टिकल 43 ना होता, तो ये सैलरी बढ़ाते ही नहीं, वही सैलरी होती, 5-6 साल तक चलता फिर बढ़ाते। लेकिन अब इन्फ्लेशन तो हर साल बढ़ेगा, इसीलिए अब ये हर साल बढ़ेंगी। तो ये चीजें क्या है, देती हैं सरकारें, आपको पता भी होगा। फिर बात करते हैं आर्टिकल 44 जो कि है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि गोवा में, गोवा पहला स्टेट है जिसने यूसीसी लगाया। अभी उत्तराखंड में भी आप यूसीसी देख रहे होंगे, और यूसीसी के कारण लोग दंगे भड़क रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं। अब यूसीसी में कोई बोलता है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुस्लिम बन जाता है, हालांकि होते इंसान ही है दोनों, लेकिन बस अपने अपने वो उसमें गर्व में कि भाई यूसीसी आने से बहुत अच्छा होगा, मुसलमान लोग 4-4 शादी नहीं कर पाएंगे। जबकि वही है कि देखिए, 4 शादी जो रखता है आप उसकी मानसिकता समझ सकते हैं, और वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही धर्म का होगा। आप अगर
लिस्ट भी देखेंगे या डेटा में फैक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई धर्म वाला कोई नहीं है। हर धर्म के लोग शादियां 2-3 कर लेते हैं बंदे, इलीगल तरीके से बहला फुसला के। और इन चीजों पे रोक होना चाहिए, ना कि धर्म को आप टारगेट करके पर्टिकुलरली बोलें। अगर समझ रहे हो ना, एक छोटे घाव को ठीक करने के लिए बड़ा घाव करने की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल दवाई से भी काम चलता है। तो वही चीज है यूसीसी, कोई बड़ी चीज नहीं है। यूसीसी का मतलब है समान नागरिक संहिता, सिविल, हाँ, समान नागरिक संहिता। तो इसमें क्या होगा कि एक बंदा है, उसका जितनी भी उसने सजा गलत काम किया होगा उसकी सजा उतनी ही मिलेगी उसको। मीन्स अब बगैर उसके धर्म जाति, जैसे मान लीजिए अगर एक हिंदू माइनॉरिटी, अब क्या होता है कि कई सारे लेवल के कानून होते हैं, उसी में एक होता है पर्सनल लॉ कानून, मतलब कि आपकी किस क्या धर्म होगा उस धर्म के हिसाब से भी कुछ एक कानून होते हैं आपके। हिंदू धर्म में अलग है, मुस्लिम धर्म में अलग है। तो मेनली हिंदू मुस्लिम धर्म में क्या है, एक यही कानून है कि मेनली जो शादी का रिलेटेड है उसमें कोई लिमिट नहीं है। जबकि हिंदू धर्म में रीमैरिज को लेके भी बहुत ज्यादा थोड़ा लिमिटेशन है कि रीमैरिज नहीं हो सकती है। हालांकि ये कानून धीरे धीरे इम्प्रोवाइज होते रहते हैं, पर्सनल कानून। पर पर्सनल कानून की वजह से कई बार दिक्कतें देखने को मिलती हैं, इसलिए पर्सनल कानून से ऊपर आ जाए तो हम चले जाएंगे एक यूनिफॉर्म सिविल कानून में। मतलब यहाँ पे अब क्या होगा, इस लेवल पे सभी के लिए समान कानून हो जाएगा, जिसको कि हम राइट इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात भी करते हैं आर्टिकल 14 में। तो यूसीसी को लाने का यही मकसद है कि आप जो नॉर्मल धर्म के बेसिस पे देख रहे थे उससे आके सेकुलरिज्म में उसको देख लें, और जो भी गलती की है जिसने उसको सजा मिले। पर इसको जानते हो किस तरीके से बताया जाता है? आर्टिकल 45 क्या कहता है कि भैया 6 साल से कम बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी कौन? स्टेट या राज्य या सरकार, जो भी कहो। और 6 से 14 साल यानी 6 की कम उम्र के बच्चों की स्वास्थ्य स्वास्थ्य का ध्यान रखने का काम किसको दिया है? सरकार को। फिर 6 से जब बड़ा हो जाता है, 6 साल से 14 साल की शिक्षा का भी आपको क्या करना है? उसको देना है। इसीलिए 6 से 14 साल निःशुल्क शिक्षा होती है और निःशुल्क स्वास्थ्य होता है 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो अब देखते हैं आगे के आर्टिकल 46 से लेके 51, जल्दी से देखते हैं। 46 में कह रहा है एससी एसटी ओबीसी के लिए क्या होगा? रिजर्वेशन होगा। आप अगर इतिहास में अगर आप जानकारी रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो आपको पता होगा इतिहास के बहुत पहले से ये काला एक तरीके का सच की तरह से चलता चला आ रहा है, ये जातियों की व्यवस्था। तो इसमें कई सारी ऐसी जातियां थी जिनको क्या किया, कई चीजों से यानी कई रिसोर्सेज से क्या किया गया? वंचित रखा गया, जिसके कारण क्या करा, संविधान को खुद से क्या करना पड़ा, राज्य को ये सौंपा गया काम कि भैया आपको ये करना है, इन लोगों के लिए अलग से कुछ व्यवस्था बना के रखनी है। क्यों? क्योंकि आपको राइट टू इक्वलिटी को मेंटेन करना है। ठीक है, समझ रहे हो? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये क्या है? एक रिजर्वेशन है, अच्छी चीज है। फिर भाई आर्टिकल 47 क्या कह रहा है? आर्टिकल 47 यही कहता है कि राज्य को एक इतना मिनिमम न्यूट्रिशन लेवल यानी इतना पोषाहार खाना नियुक्त करना है अपने जो भी कार्य करनी है उनके लिए। और नशीली दवाओं या फिर जो भी फालतू की चीजें हैं, ड्रग्स वगैरह, इन सभी पे क्या करने हैं? रोकथाम लगाने हैं। ये काम किसको दिए? तुम्हें नहीं दिए, ये राज्य को दे रखे हैं। ठीक है, जब तुम्हें देंगे तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज कहलाएंगे। अभी ये काम किसको दिए हैं? स्टेट को। स्टेट कोई भी चीज हो सकती है जो अपने कानून बनाने के लिए क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। खैर, तो ये चीज इसी का प्रयोग करके बिहार में क्या हुआ? शराब को बैन किया गया, आपको पता भी होगा। अब कई लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि मान लो मैं यूपी में हूँ, बिहार के बगल में यूपी है, यूपी में शराब पिया और बिहार चला गया, तो क्या पुलिस पकड़ेगी मुझे? क्योंकि शराब तो मैंने बिहार में जाके पिया रही है। तो बिल्कुल पकड़ेगी और बहुत डंडे सूतेगी भी। तो ऐसा कभी मत गलत करना। इस आप फ्लाइट लाइट अगर कभी बैठे हैं, वैसे मैं तो नहीं बैठा हूँ, पर खान सर के वीडियो से मैंने जाना कि फ्लाइट में अगर मान लो दिल्ली से बिहार फ्लाइट जा रही है, दिल्ली से पटना वगैरह, तो दिल्ली से जब वो उड़ेगी तो हालांकि फ्लाइट में सब कुछ मिलता है, शराब से लेके हर चीज, लेकिन जब दिल्ली से पटना वो लैंड होने वाली है तो आपको सर्व नहीं किया जाएगा क्या शराब? आपको बता दिया जाएगा सर दिस फ्लाइट इज गोइंग टू पटना, और क्योंकि पटना यानी बिहार में ये ड्रिंकिंग जो है ये क्या है? बैन है, शराब पे बैन है, इसलिए हम आपको ये चीज सर्व नहीं कर सकते। ये साफ साफ बोल देते हैं वो लोग, समझ गए? आर्टिकल 47 का प्रयोग करके ये किया है। आर्टिकल 48 कहता है कि भैया राज्य को एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम करना है, पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी। याद देख सकते हैं आप सोनम वांगचुक सर कितने, अब मैं क्या बोलूं यार, जनता को उनका साथ देना चाहिए, परंतु वही है। हालांकि मैं उनके वीडियोस रोज देखता हूँ, लाइक करता हूँ, कमेंट भी डाल देता हूँ। ठीक है, आप लोग भी ये कीजिए ताकि उनके वीडियो देखिए, वीडियो वायरल होगा मीन्स केवल ये नहीं कि उनको पैसा ही मिलेगा, आप लोग के बीच में जागरूकता रहेगी, सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अब आप सोचोगे यार ये सरकार बहुत अच्छी है, ये वो हर काम कर रही है, मैं तो एकदम वो हो गया हूँ, एकदम तर तर हो गया हूँ। भाई ठीक है, अच्छी बात है, आप सरकार के कामों को, अच्छे कामों को देख रहे हैं, आप बहुत जागरूक आदमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंखों पे वही बना लिया एक तो, जैसे नहीं होता है कैमरा एकदम वो हो गया, फिर आगे की छवि दिखी नहीं रही, बस एक छवि आप देख पा रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, ठीक है?
थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। ओके भाई। आर्टिकल 49 क्या कहता है कि राज्य का काम है कि मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन भी करेगा। रुकिए जरा गेट बंद करता हूँ, थोड़ा सा शोर शराबा आ रहा है। तो राज्य का काम क्या है कि भैया वो मॉन्यूमेंट्स यानी जो भी राष्ट्रीय धरोहर की सामान है, चीजें, सामान नहीं मतलब जो भी मॉन्यूमेंट्स है उनकी संरक्षित संरक्षा करना क्या है राज्य का काम है। जैसे कि यूपी में ताजमहल है, आपको पता होगा। तो यूपी गवर्नमेंट का ये क्या है, वर्क है कि भैया ताजमहल को कुछ होने ना पाए। अगर होता है तो सबसे पहले उत्तरदायी कौन होगी, यूपी पुलिस होगी, ठीक है। हालांकि अब देखते हैं आर्टिकल 50 कहता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में क्या होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। ये नहीं कि जो कार्यपालिका है वही न्यायपालिका का काम करे। जैसे कि आप देख रहे होंगे बुलडोजर प्रथा, इजराइल तक बुलडोजर प्रथा चल रही है। ये सब बहुत ही मतलब गलत चीजें, ऐसे हिंसक धारणा ही बनती है कि भैया अगर ऐसा हो रहा है तो चलो हम भी अपने लड़ाई झगड़े का तुरंत ही सही वो कर देते हैं, तुरंत ही न्याय कर देते हैं, क्या ही मिलेगा कोर्ट में जाके, तुरंत मारो साला, ये खत्म कर दो। इस तरीके, क्योंकि बड़ों से ही देख के बच्चा सीखता है। उसी तरह राज्य में अगर राज्य की सरकार ऐसा काम कर रही है तो वहां की पब्लिक तो करेगी। और जब पब्लिक करेगी तो क्या मतलब है पढ़ाई लिखाई का, क्या मतलब है फिर ये संविधान का, फिर क्या ही मतलब है किसी चीज का। फिर तो आपने सारे मूल अधिकार सब कुछ खो दिया। इसलिए ये सब चीजों पे नहीं हम लोग को उतना वो होना चाहिए। गांधी जी, अब सभी लोग, मैं क्या छोड़ो क्या, अब इतनी बार नहीं बोलता मैं। आर्टिकल 49 मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन करना राज्य का काम है। आर्टिकल 50 डिवीजन ऑफ पावर बता दिया। आर्टिकल 51 कहता है कि इंटरनेशनल पीस के लिए आप सभी को काम करना चाहिए। इंटरनेशनल पीस का कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल यानी आपको पता होगा दूर देश दराज में आपका क्या होना चाहिए, एक शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ से चाइना को गरिया रहे हो, बगल में बैठ के बांग्लादेश पे गाली दे रहे हो। मतलब राज्य का काम राज्य को दे रखा है, आपको नहीं, ठीक है। यानी यहाँ की सरकार ये नहीं कि भाई बांग्लादेश के विरुद्ध कोई कानून बनाएगी या फिर जो आउट इंटरनेशनल बाउंड्रीज के जो है ना उनके विरुद्ध कोई चीज नहीं करनी चाहिए। एक पीस का माहौल रखना चाहिए, ठीक है। डन भाई। तो भैया इतने जो है सभी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में इक्का दुक्का कर करके पूछा ही जाता है। ठीक, अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तो था डीपीएसपी यानी राज्य को क्या क्या काम सौंपे गए। अब बात करते हैं हम सभी को, नागरिकों को क्या काम सौंपा है, संविधान ने क्या कहा है। हाँ, हालांकि इसको अगर हम नहीं करेंगे तो उत्तरदायित्व तो नहीं है हमसे, मतलब कोई पूछेगा नहीं, जवाबदेही नहीं करेगा कि भैया तुमने गलत किया है अब तुम्हें जेल होगी या सजा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह राज्य से भी कोई वो सब नहीं पूछेगा। आर्टिकल कौन सा था, 37। आर्टिकल 36 में तो राज्य की परिभाषा भूलना नहीं। आर्टिकल 37 में 37 में क्या बोला है, यही चीज बोली कि भैया वाद विवाद योग्य ये टॉपिक नहीं है। मतलब आप इसका ये नहीं कि कोर्ट कचहरी में ले जाओगे। अगर शराब को बैन करता है कोई स्टेट तो ठीक है, नहीं करता है तो भी दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हिस्ट्री बॉय चैनल, जहाँ पे हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री का क्रिएट करने का जुनून भी पैदा करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय।